बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। मुझे पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल पर बात करनी है। जो हमारे यहाँ सियासी हालात हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस वक्त जो हालत है उसके हवाले से उनके करीब तरीन लोग क्या बता रहे हैं, इसकी भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज की वीडियो है। उनके साथ मुफ्ती कवी आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। मुफ्ती कवी लाल मस्जिद के दारुल इफ्ता पहुंचे, जहां से फतवा जारी किया जाता है। और मौलाना अब्दुल अजीज को यह खबर हुई कि वो वहां आ चुके हैं, तो फिर मौलाना अब्दुल अजीज वहां दाखिल हुए, हाथ में असलहा लेकर दाखिल हुए। और उसके बाद उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी को, जो गालिबन चाय या कोई मशरूब पी रहे थे, कहा उठ निकल यहाँ से। और फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें दो चार सुनाई। फिर उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि ये अगर दोबारा नजर आया तो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आपके साथ भी बहुत बुरा होगा। फिर उन्होंने कहा इसने नया दीन बना दिया है और निकालो इसको, इसको कोड़े मारे जाने चाहिए, पूरे मुल्क में इसको कोड़े मारे जाने चाहिए। और उन्होंने कहा मैं खुद कोड़े मारूंगा, ये आइंदा यहाँ नजर आया तो उन्होंने अपने लोगों से कहा बहुत बुरा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी को मजीद सुनाई। मुफ्ती अब्दुल कवी की गालिबन चप्पल रह गई थी, वो पलट कर गए और चप्पल लेने के लिए। और फिर उसके बाद दोबारा जब सुनाई गई, उनको दो चार नामुनासिब अल्फाज भी कहे गए, तो मुफ्ती अब्दुल कवी जो है हाजिर 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 जनाब करते हुए वहाँ से उठकर निकल गए। जो गुस्सा था वो ज़ाहिर उस गुफ्तगू में पता चला, साफ तौर पर आप सुन भी सकेंगे, कि इस बात पर था कि मुफ्ती अब्दुल कवी जिस तरह के बयान देते ना, शराब हलाल है, और इसी तरह से वो कहते हैं कि किसी औरत से अगर आपका ताल्लुक कायम हुआ और उस ताल्लुक की एक मुद्दत है, मुअय्यन मुद्दत है, तो वो हलाल है। न जाने क्या अजीब व गरीब वाहियात किस्म की बातें ये शख्स करता है। तो मौलाना अब्दुल अजीज ने इसे खड़े खड़े निकाल दिया बेइज्जत करके। वैसे ये जो असलहा लाल मस्जिद में हमें एक बार फिर नजर आया है, मौलाना अब्दुल अजीज के हाथ में नजर आया है, ये प्रॉब्लम है। ये मुफ्ती अब्दुल कवी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मुफ्ती अब्दुल कवी को जो मौलाना अब्दुल अजीज ने कहा कि जूते मारने चाहिए, या हमारे यहाँ मजहबी हलकों को पहले तय कर लेना चाहिए था कि इस शख्स का मुंह बंद करवाया जाए। इनके खानदान ने भी पहले मुंह बंद करवाया है, तो ये बहुत पहले तय कर लेना चाहिए था। और हमारे यहाँ ये जो जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के मुफ्ती अब्दुल कवी को इंटरव्यू भी शुरू कर देगा और बकवास का मौका देगा। लेकिन ये बहुत पहले तय हो जाना चाहिए था। और ये जो मौलाना अब्दुल अजीज के हाथ में असलहा नजर आया, बाकी लोगों के हाथ में असलहा नजर आया, ये पाकिस्तान के लिए गलत प्रॉब्लम है, ये हमारे इमेज के लिए गलत प्रॉब्लम है। हम एक गलत मुल्क हैं, रियासत हैं, तो इस रियासत में इस तरह से किसी शख्स के हाथ में असलहा नजर आना मस्जिद में, और वो असलहा लेकर घूम रहा हो, यहां पहले बड़े मसाइल हो चुके हैं। और इनकी ये अथॉरिटी कायम करने की कोशिश कि हम चीजें ठीक करेंगे, तो इनमें प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कहते हैं जब रियासत अपना काम नहीं करेगी तो ये अपना काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल अगर आप एक रियासत में हैं, रियासत के कवानीन को मानते हैं, रियासत का दिया हुआ शनाख्ती कार्ड, रियासत का दिया हुआ पासपोर्ट, रियासत के उसूल मानते हैं, तो फिर आपको ये असलहा उठाकर फैसले करने का इख्तियार नहीं है। और इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में मसाइल भी पैदा होते हैं। लेकिन बहरहाल ये बड़ी वायरल वीडियो थी, तो मुझे सबसे पहले खबर में ये आपके लिए शामिल करनी थी कि मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ क्या हुई है। पूरे मुल्क में जहां मेरे इसको कोड़े लगा जाए। उसके बाद मैं आपके सामने रखूं, अफगानिस्तान से भारत का एक खुफिया दौरा किया गया है। और जाहिर है कि अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क कोई ऑफिशियल जाएगा, कोई वजीर जाएगा, कोई नायब वजीर जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो मुल्कों के ये ताल्लुकात हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दौरा खुफिया अंदाज में होगा और इसे मीडिया बाकायदा तौर पर खुफिया दौरा लिखेगा, तो इसमें प्रॉब्लम है। बीबीसी उर्दू ने भी इस बारे में जब खबर लिखी है, तो बीबीसी उर्दू कहता है कि अफगान तालिबान के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर ने पहलगाम हमले के बाद खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। यह दौरा भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में हुआ। इब्राहिम सदर तालिबान के अहम अस्करी रहनुमा हैं और उन पर अमरीकी पाबंदियां भी आयद हैं। उनके इस दौरे को भारत की अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में नई हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा भारतीय वजीर खारजा ने अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें पहलगाम हमले की
मजम्मत और बाहमी ताउन पर जोर दिया गया। अब ये जो इब्राहिम सदर हैं जिन्होंने खुफिया दौरा किया भारत का, ये क्या हैं? एक सख्त गिर फौजी कमांडो। मई 2021 में हेलमंद में तालिबान की जानिब से लड़ाई की इन्होंने क़यादत की थी। 90 की दहाई में, जो 90s का डेकेड था, उसमें ये तालिबान दौर में नायब वजीर दिफा रहे। और इब्राहिम सदर जो है ये कुछ 60s में, अर्ली 60s में बताया जाता है कि पैदा हुए थे। और मुल्ला अख्तर मंसूर के साथ इनकी वाबस्तगी थी। और तालिबान में इनकी अहमियत और असर रसूख का ये बात पता देती है कि ये मुल्ला अख्तर मंसूर के भी बहुत करीबी थे। वो उन तालिबान फौजी रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं जिनके ईरान के पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स से करीबी रवाबित है। और BBC ये बताता है कि अक्टूबर 2018 में अमरीकी महकमा खजाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की एसेट कंट्रोल ने इब्राहिम सदर को खुदकुश हमलों और दीगर खतरनाक सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में एक फहरिस्त में डाल दिया था। अब यहां से ये जाएं खुफिया दौरा करें भारत का, और भारत का खुफिया दौरा करके ये भारत में जो चीजें हुई उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उनमें हिस्सा लें। भारत के वजीर खारजा अफगानिस्तान के वजीर खारजा का राब्ता हो और पहलगाम हमले की वो मजम्मत करें और भारत के साथ खड़े हो नजर आए। वो हमला जिसके लिए भारत एक सबूत नहीं दे सका, और जब जंगबंदी हो गई तो उसके बाद भारत ने कहा कि हम दुनिया के सामने अपना केस रखेंगे। जंगबंदी हो जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ये लेकर जाएंगे। तो भारत ने इस तरह का झूठ बोला था। जहां ये तमाम चीजें हुई हैं वहां एक खुफिया दौरा हुआ। अब हमारे दफ्तर खारजा ने इस सिलसिले में क्या कहा है? उन्होंने अफगान वजीर दिफा के भारत के मुबैना खुफिया दौरे पर तबसरा नहीं किया और ये कहा है कि दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, दौरा वगैरह होना, ये उनके आपस के ताल्लुकात की बात है। हम क्या तवक्को करते हैं? हम ये तवक्को करते हैं कि आपस के आपके ताल्लुकात, ये अफगानिस्तान और भारत के ताल्लुकात हों या ईरान और भारत के ताल्लुकात हों, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। हम किसी दूसरे मुल्क के ताल्लुकात पर तबसरा नहीं करते। हर रियासत को खुद मुख्तार हैसियत में अपनी खारिजा पॉलिसी बनाने का हक है। हम भारत और अफगानिस्तान को खुद मुख्तार और आज़ाद रियासतें तस्लीम करते हैं। तो ये जो भारत में बहुत बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं ना कि अभी पॉज आया है, ये सीज फायर नहीं है, ये बता रहे हैं कि अभी पॉज आया है। हमारे यहाँ भी एक अदद खबर लगी अखबार में और उस खबर के मुताबिक ये जो सीज फायर है ये इतवार तक है। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान एक दौर और होगा 18 तारीख को, और ये मुज़ाकरात का दौर होगा। और जंग अखबार की सुर्खी के मुताबिक सीज फायर इतवार तक है। उसके बाद क्या होता है देखना पड़ेगा। पाकिस्तान कमिटेड है कि पाकिस्तान सीज फायर पर अमल दरामद करेगा। भारत ये बातें कर रहा है, लेकिन इन तमाम बातों के दरमियान में जो इंडस वाटर ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस उन्होंने कर दिया वो वहीं पर मौजूद है। और अब भारत एक और काम कर रहा है। ये एक बड़ी नहर के जरिए पाकिस्तान का पानी मजीद रोकने के लिए काम कर रहा है। इन्होंने वैसे ही पानी रोका, अब मजीद पानी अपने इस्तेमाल में लाने के लिए एक और नहर बनाकर ये काम कर रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज हो नहीं सकती। ये इंडस वाटर ट्रीटी की तहत तयशुदा है। वर्ल्ड बैंक इसका जामिन है। अभी वर्ल्ड बैंक के सदर ने इस सिलसिले में बयान भी दिया कि कोई भी तब्दीली उसके लिए दोनों मुल्कों का एग्री होना जरूरी है। हम इसमें फैसिलिटेटर हैं, लेकिन भारत ऐसे ही कुछ कर लेगा यकतरफा तौर पर यह हो नहीं सकता। मगर दुनिया क्या करती है? दुनिया खामोश बैठती है। याद रखिएगा, दुनिया ताकतवर का साथ देती है, खामोश बैठती है। भारत ने जो किया, दुनिया खामोश थी। फिर भारत उसके बाद मजीद पाकिस्तान पे ड्रोन भेज रहा था, दुनिया खामोश थी। फिर भारत ने एयर बेसिस पे हमले शुरू कर दिए, दुनिया खामोश थी। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जब भारत की धुनाई की और ठीक ठाक धुनाई की, तो उसके बाद हमने ये देखा कि दुनिया ने आकर सीज फायर करा दिया। ये हुआ था। अब आप बरखा दत्त को देखें, इसके अलावा ध्रुव राठी को देखें। ये इस तरह के लोग हैं कि जिनको जरा निस्बतन बेहतर करार दिया जाता है। लेकिन ये लोग भी अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे कितना भरोसा किया जा सकता है। आप लोग जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद करें, मसाजिद पर बम मारें, आप लोग जो पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों को मारें और उसके बाद कहें कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की जानिब से होती है, ये बातें करें और फिर आप लोगों को जवाब भी ना दिया जाए, तो पाकिस्तान जो है वो खाला जी का घर तो नहीं है, हलवा तो नहीं है कि आप खा जाएंगे।
اس لیے پاکستان نے جواب دیا اور ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک جواب دیا. لیکن کیا بھارت کی تسلی ہو گئی ہے؟ کیا بھارت پر نریندر مودی جیسے گجرات کے قصاب بھارت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال اٹھا رہی نا کچھ بھارت میں موجود جوہلا کہ کیا پاکستان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. تو میں تو یہ سوال اٹھاتا ہوں، کیا بھارت پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ بھارت میں امریکہ کے C-130 طیاروں کے آنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان طیاروں کے ذریعے بھارت میں اسلحہ پہنچایا گیا ہے اور بھارت کی مدد کی جا رہی ہے. یہ اس وقت سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو مدد فراہم کی جا رہی ہے. کیونکہ بھارت میں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ ہمارا مقابلہ پاکستان سے تو نہیں تھا، ہمارا تو مقابلہ اس وقت چین سے تھا. ہمارے پائلٹس کو، ہمارے ہتھیاروں کو اور فرانس کے ہتھیاروں کو شکست دی ہے چین کے ہتھیاروں نے. تو اصل مقابلہ تو ہمارا چین سے تھا، پاکستان تو درمیان میں استعمال ہوا ہے. یہ بات ہو رہی ہے. اب جب بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اب بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ موجود ہیں جو ایک عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو تھی وہ تمام کی تمام نواز شریف نے جتوائی ہے. اب سارا عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ بٹن کہاں سے دبانا ہے، چیزیں کیسے کرنی ہے، ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، سب کچھ نواز شریف کو پتا تھا، نواز شریف نے سب کیا ہے. یہ وہی نواز شریف ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ڈاکٹر عبد القدیر خان کی جانب سے کہ یہ تو پٹاخہ چلانے کی بھی قابل نہیں ہے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ان کے اپنے ترجمان رہے، ان کی جانب سے گورنر سندھ رہے محمد زبیر صاحب. وہ کہتے ہیں وہ ایک شخص جس کو آپ غدار کہتے ہیں 2 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، 200 جعلی مقدمے آپ نے اس پہ کر دیے، جس کا مینڈیٹ چھینا ہے، جس کی پارٹی سے زیادتی کی ہے، وہ اس وقت ملک کے ساتھ کھڑا ہے اور جیل سے انڈیا کے خلاف بیان دے رہا ہے. دوسری جانب اس سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری نواز شریف انڈیا کے معاملے پر خاموش. آپ دیکھیے کہ اس صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب، ان کے سب سے قریب نظر آنے والے جاوید چودھری صاحب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی طور پر موت ہو چکی ہے، اب وہ بڑے بھائی اور والد بن کر رہیں گے. انہوں نے نریندر مودی کے خلاف منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، نون لیگ والے پرفارم بھی نہیں کر سکے. اور یہ ہمارے ہاں ایک سوچ موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام لوگوں سے بہت بہتر کام کیا، ان تمام لوگوں سے بہت بہتر جواب دیا. تو یہ پاکستان میں اس وقت سوچ موجود ہے. نون لیگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسی لیے نون لیگ نے جو اچانک باقاعدہ طور پر دوبارہ 9 مئی دوبارہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ نفرت بیچنے کی سیاست شروع کی ہے، یہ اسی لیے کی نون لیگ نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہیں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ لوگ جو ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ لوگ جس طرح کا الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سوچ پیدا ہوئی ہے. آخر میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ہاں بڑا وائرل ہو رہا ہے سردار اعجاز اسحاق صاحب کا عدالت میں، کمرہ عدالت میں دیا گیا بیان، جو انہوں نے کہا کہ میں کیوں یہ ظاہر کروں کہ ججز کے درمیان کچھ نہیں ہے پرابلم ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر چلتی عدالت میں کیس اور عدالت میں جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو آرڈر آف دا ڈے ہوتا ہے وہ بھی معطل کیا جا رہا ہے. چلتا ہوا کیس ایک جج کے پاس سے اٹھا کے دوسرے بینچ کو دیا جا رہا ہے، سنگل بینچ سے اٹھا کے دیگر جج صاحبان کو دیا جا رہا ہے. وہاں ایسی کاز لسٹ بنائی جا رہی ہے کہ پورا ہفتہ وہ جج صاحب محسن اختر کیانی جنہیں چیف جسٹس بننا تھا ان کو کسی کیس میں نہ بٹھایا جائے، اور باقی جو نئے ججز آئے ہیں وہ سنگل بینچ میں بھی کیسز سنیں گے اور ڈویژنل بینچز میں بھی بیٹھیں گے اور سب کچھ وہ کریں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں باضابطہ طور پر ہمیں ایک جھگڑا نظر آ رہا ہے، اور اس جھگڑے میں قائم مقام چیف جسٹس بنائے گئے صاحب، ان کے ساتھ موجود ٹرانسفر ہونے والے جج صاحبان ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک جانب. دوسری جانب وہ جج صاحبان ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے ہیں اپنا مقدمہ لے کر، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہر چیز سے ان جج صاحبان کو روکا جا رہا ہے. ان حالات میں یاد رکھیے گا، ہمارے چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدالت کا وقار بلند ہوتا ہے انصاف کی فراہمی سے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.